नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीसी में स्वागत है। आज तारीख है 17 दिसंबर 2025 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये 17 दिसंबर है आज। कल ही 70 बीपीएससी मेंस का रिजल्ट भी आया है, तो जिन लोगों का भी हुआ है ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और इंटरव्यू की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि वास्तविक रूप से प्रतिस्पर्धा जो है वो इंटरव्यू में आपके रैंक डिसाइड करने के लिए होता है। तो कृपया इंटरव्यू के लिए इस हद तक तैयारी करें कि भाई मैक्सिमम स्कोर करें। और केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं होती है इंटरव्यू में। इंटरव्यू में आपके व्यक्तित्व को देखा जाता है कि किस प्रकार के आप व्यक्ति हैं, क्या आप अपना स्टैंड रखते हैं, किस प्रकार से आप चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, इन सभी चीज़ों पर दिया जाता है। तो इंटरव्यू के लिए एक छोटा सा ग्रुप शुरू किया है मैंने, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। तो जिनका भी मेंस हुआ है कृपया मुझे मैसेज कीजिएगा, अपना एडमिट कार्ड और रिजल्ट भेज दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूँगा। जिनका नहीं हुआ है 15,000 बच्चे हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत होनहार, मतलब इतना बेहतर लिखने वाले, जिनका नहीं हो पाया है। तो आप यहाँ तक आए हैं 5 लाख से 5,000 तक का सफ़र जो होता है, 5 लाख से 20,000 तक का, वो भी बहुत मुश्किल होता है। आपने मेंस दिया है तो मेंस देने के बाद की एक मैच्योरिटी जो होती है वो बिल्कुल ही अलग हो जाती है। तो आप महसूस कर रहे होंगे और आपको ये भी पता चला होगा कि प्रीलिम जो है वो कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि होता क्या है, जिन बच्चों को एक बार प्रीलिम निकलता है ना, मेंस देते हैं, अक्सर उनका प्रीलिम आसानी से निकल जाता है। वास्तविक रूप से जो कंपटीशन है वो मेंस के दौरान ही होता है। सीखिए इससे कि क्यों ऐसा हुआ है। और जो भी फाइनल सिलेक्शन जिनका भी होता है ना, आज तक जिसका भी हुआ है, आप पूछिएगा, उसमें से 95% 100 में से 95 आपको बताएंगे कि उनके साथ भी ऐसा हुआ था। मेंस में एक बार अटक गया था, एक बार इंटरव्यू में अटक गए थे, 2 बार प्रीलिम में रह गया। तो ये प्रोसेस ही है ना। जिस प्रोसेस आप गुजर रहे हैं वो उसका हिस्सा है। ये फेल होना भी इस प्रोसेस का हिस्सा है, जिससे आप मैच्योर होते हैं। तो इसको एक्सेप्ट कीजिए और तैयारी कीजिए 71 की। बहुत सारे बच्चे जो अभी फेल हुए हैं मेंस में, उन सभी का 71 है। 71 की तैयारी कीजिएगा। जिनका नहीं है 71, तो कृपया आगे के एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, 72 के लिए तैयारी कीजिए। क्योंकि अगर आपने मेंस दिया है तो आपका फाइनल सिलेक्शन का चांस अपने आप ही बढ़ जाता है। आज होगा, कल होगा, परसों होगा, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं उन बच्चों से जिनका प्रीलिम क्लियर नहीं हो पा रहा है बार बार। ठीक है, बाकी मैं 71 और 72 के लिए क्या सीख है 70 के रिजल्ट से, इसको लेकर के एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा। तो उसमें डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि कहाँ पर बीपीएससी के बच्चे गलती करते हैं और क्यों। एक छोटा सा ग्रुप था मेरा, ग्रुप ए था, बहुत सारे बच्चों का हुआ है। वो 2023 से उसमें बच्चे लिख रहे थे, मैक्सिमम उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है। जो लोग 2023 से प्रैक्टिस कर रहे थे ना, 2024 के दिसंबर में हुआ है 70 बीपीएससी मेंस का एग्जामिनेशन, 70 बीपीएससी प्रीलिम का एग्जामिनेशन। और वो 1.5 साल पहले से, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम तो अप्रैल मई में हुआ है इस वर्ष, प्रैक्टिस कर रहे थे, तब जाकर उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो जब मैं आपको बोलता हूं कि आपको नहीं अंदाज़ा है कि मेंस एग्जामिनेशन की गहराई क्या होती है, तो आप बच्चे समझ नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि प्रीलिम क्वालिफाई करेंगे, मेंस अपने आप ही हो जाएगा, 3-4 महीने में कर ले जाएंगे। नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो कृपया प्रैक्टिस करें, मेंस की प्रिपरेशन को लंबा समय दें, उसी के जरिए आपका प्रीलिम तैयार होता है। इस पर डिटेल में बात करेंगे हम लोग आज के वीडियो में, देखेंगे टॉपिक। और आज से एक चीज़ शुरू कर रहा हूँ, जो इंटरव्यू के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए अलग से, इन्हीं में सभी टॉपिक में एक इंटरव्यू का हिस्सा हम लोग अलग रखेंगे कि इंटरव्यू में क्या पूछेगा और क्या जवाब देना है। देखिए, बूंदी बीच पर जो अटैक हुआ उसके बारे में पुष्टि हुई है। तेलंगाना पुलिस ने ऑफिशियल तौर पर ये पुष्टि की है कि वो भारतीय मूल के ही हैं। 27 साल पहले उनके पिता ने, एक बाप बेटा ही था जिसने अटैक किया था, साजिद अकरम नाम है, और 27 साल पहले इन्होंने हैदराबाद इंडिया से माइग्रेट किया था। भारत का नाम किस प्रकार से ख़राब करते हैं कुछ लोग। क्यों भाई, आप न केवल देश का नाम खराब करते हो, अपने धर्म का नाम खराब करते हैं, अपने समाज का नाम खराब करते हैं। क्या मिलता है इन सब नफ़रत से, पता नहीं। तो ये भारत से ही बिलोंग करते थे। इससे पहले जो चला आ रहा था न्यूज़, उसमें इनको पाकिस्तान के मूल का बताया जा रहा था, जबकि ऐसा नहीं था। भारत छोड़ कर के काफ़ी वर्ष पहले गए थे, लेकिन फ़िलहाल में उसका जो बेटा जो इसने अटैक किया वो वहीं पर पला भरा है, उसका जन्म भी ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ है। तो यहाँ से सवाल बनने की संभावना नहीं है आपके एग्जामिनेशन में। प्रीलिम फैक्ट जो बनेगा उसके बारे में मैंने कल आपको वीडियो में पढ़ा दिया था। आज का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वो है शांति बिल, SHANTI।
क्या है इसको ज़रा डिटेल में समझेंगे। ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ में 7 निश्चय 3, 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 और 7 निश्चय तीसरी की शुरुआत नीतीश कुमार जी के द्वारा की जा रही है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इथियोपिया की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जी को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। इथियोपिया के बारे में देखेंगे और जब उनकी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी तो इन सभी देशों की यात्रा को हम लोग एक करके कंक्लूड कर लेंगे कि भाई क्या उससे पूछा जा सकता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले शांति बिल के बारे में समझते हैं, क्या है ये बिल, क्यों लाया गया है, किस एक्ट के द्वारा इसको, किस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए इसे लाया गया है, क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, उस सभी को देखेंगे। देखिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आज का क्या कि न्यूक्लियर एनर्जी बिल, एन बिल इसको कहा जा रहा है। बिल है अभी, ये क्या है, ये बिल है, विधेयक है। अब विधेयक पास हो जाएगा जब तो ये अधिनियम बन करके आ जाता है। किस प्रकार से होता है भाई, पहले लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी एक्ट को लाया जाता है, कोई भी विधेयक को, बिल को लाया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाएगा। दोनों से पास होने के बाद से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है, वो साइन कर देते हैं। उसके बाद से यह अधिनियम बन जाता है। फिर गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करती है, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से यह लागू मान लिया जाता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी में सिविल एनर्जी में सिविल पर्पस के यूज के लिए अब प्राइवेट सेक्टर को इसमें शामिल किया जाएगा। अभी तक हो क्या रहा था बंधुओं कि न्यूक्लियर हो गया, स्पेस हो गया, ये दो ऐसे सेक्टर थे जहां पर केवल सरकारी कंपनियां काम कर रही थी। आपको पता होगा 1991 के एलपीजी नीति के बाद से देश के हर सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री दी गई, रेलवे को छोड़ करके, न्यूक्लियर को छोड़ करके और स्पेस सेक्टर को छोड़ करके। और डिफेंस भी उस समय 1991 के दौरान इस सेक्टर में प्राइवेट को एंट्री नहीं दी गई थी। लेकिन धीरे धीरे करके डिफेंस में भी प्राइवेटाइजेशन किया गया कि भाई प्राइवेट कंपनियां भी डिफेंस से जुड़े हुए इक्विपमेंट बनाएंगी। रेल में भी प्राइवेट कंपनियों को एंट्री किया गया कि कुछ हद तक कुछ स्टेशनों को कहीं पर नियंत्रण के लिए, कहीं पर कैंपस को देखने के लिए, कुछ रेलगाड़ियों को चलाने के लिए, स्टेशन डेवलप करने के लिए, या फिर ठेका पर कुछ चीज़ों को देने के लिए रेलवे में भी प्राइवेटाइजेशन किया गया। न्यूक्लियर सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें सरकार थोड़ा सा सेंसिटिव होकर के काम करती है। इस सेक्टर में भी पहली बार प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री दी जा सकती है और उसके अलावा फॉरेन फंडिंग की भी एंट्री दी जा सकती है भाई, कि बाहर से भी पैसा आए और उसके साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो भी इसमें शामिल हो सकें। इसको ज़रा हम लोग डिटेल में समझते हैं कि क्या है इस एक्ट का नाम और क्या सरकार हासिल करना चाहती है और क्या इसके उद्देश्य हैं और कहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं, क्या इसके पक्ष में हो सकता है, क्या विपक्ष में हो सकता है। सवाल क्या आपसे पूछा जा सकता है, सवाल आपसे पूछा जा सकता है मेंस एग्जामिनेशन में कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विदेशी निवेश के आसार खुल रहे हैं, इसके पक्ष और विपक्ष में पॉइंट्स को स्पष्ट करें। ये आपसे साधारण सा सवाल पूछ सकता है। या परमाणु एनर्जी को लेकर के भारत सरकार जो रिफॉर्म कर रही है उसके बारे में बताएं, ये पूछ सकता है आपसे। इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है कि इसके बारे में बताएं क्या है और क्या इसको आप सही मानते हैं, वहाँ पर इसी प्रकार से आपसे पूछा जाता है। तो गवर्नमेंट का फैसला है तो उसको कभी भी अपोज नहीं करना है। जो आपसे पूछा जाता है उसके बारे में आपको बेसिक जानकारी देनी होती है। भारत सरकार ने सस्टेनेबल एनहांसमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इंडिया SHANTI, ये इसका नाम है 2025 शांति बिल 2025 बिल है। अभी जब ये एक्ट बन जाएगा, जब राष्ट्रपति जी इस पर साइन कर देंगे दोनों सदन से पारित होने के बाद, ये नियम परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देंगे, प्राइवेट सेक्टर्स को, और विदेशी निवेश को आकर्षित करेंगे। क्योंकि सरकार धीरे धीरे अपने पॉलिसीज़ को और भी ज़्यादा लिबरल बना रही है। क्यों स्पेस में केवल सरकारी कंपनियां, इसरो ही काम करे, सरकारी संस्था, जैसे अमेरिका में SpaceX काम करती है, जेफ बेजोस की कंपनी काम करती है, इसी प्रकार से और भी कई सारी कंपनियां काम करती हैं। क्यों ना भारत में भी इसी प्रकार से अलग अलग कंपनियां काम करें। कब तक भारत की कंपनियां होटल बनाती रहेंगी, 10 मिनट में खाना पहुंचाती रहेंगी। इसी प्रकार से न्यूक्लियर एनर्जी का भी सेक्टर है। अमेरिका में, फ्रांस में, रूस में भी इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में प्राइवेट कंपनियां और काम करती हैं। तो क्यों भारत में इनको रोका जाए भाई, क्यों, कब तक रोक के रखेंगे, कब तक ये सब काम सरकार ही करेगी। इसी कारण से इस एक्ट को लाया गया है जिसमें एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को निरस्त करना भी शामिल है।
सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को निरस्त करना है और एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के प्रावधानों को भी परिवर्तित करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें फॉरेन प्लेयर्स से इन्वेस्टमेंट चाहिए और उसके साथ में प्राइवेट प्लेयर्स को हमें इस सेक्टर में शामिल करना है। ये दो चीज़ स्पष्ट हो जानी चाहिए। उद्देश्य क्या है? भारत को 2030 तक 100 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा चाहिए भाई। तो उसमें परमाणु एनर्जी जो है बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। विदेशी रुचि है। पश्चिम एशिया गल्फ देशों ने संप्रभु धन को सॉवरेन वेल्थ फंड ने पहले ही रुचि दिखाई है कि एसएमआर के निर्माण और मूल्य श्रृंखला में हम निवेश करना चाहते हैं। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, इसमें हम निवेश करना चाहते हैं। अभी जो रूसी राष्ट्रपति आए थे, पुतिन की यात्रा हुई थी भारत, उस दौरान भी उन्होंने कहा कि हम भारत में एसएमआर बनाने के लिए तैयार हैं। हम भारत सरकार के साथ में मिलकर के इस क्षेत्र में काम करने को तैयार हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा बिहार में भी एटॉमिक एनर्जी प्लांट लगाया जाएगा, तो इसके बारे में भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो संशोधन क्या क्या किया जा रहा है भाई इसमें? तो संशोधन के बारे में फ़िलहाल तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। CLNDA की धारा 17 का संशोधन किया जा रहा है। परमाणु स्थापना संचालन को क्षतिपूर्ति के बाद राइट ऑफ डिस्कोर्स, वापसी का अधिकार मिलेगा, जो आपूर्तिकर्ता या कर्मचारी की लापरवाही पर लागू होता था। इसमें उपकरण, सामग्री, सेवाएं, कमीशन इत्यादि शामिल होती थी। इसके धारा को निरसित किया गया है। विदेशी विक्रेता जैसे अमेरिकी फर्म्स को आकर्षित करेगा, जो पहले दायित्व जोखिम से हिचकते थे कि जो कंपनियां सिविल न्यूक्लियर के लिए पावर प्लांट वगैरह बनाएंगी, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दायित्व डाल दिया जाता था कि भाई किसी प्रकार का कुछ गलत हुआ तो हम आपको लटका देंगे। लेकिन अब उसमें थोड़ी सी छूट दी गई है। इसी को कहा जाता है लिबरलाइजेशन, इसी को कहा जाता है उदारीकरण, कि सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई है। जहाँ पर सरकारी नियम कानून कायदे बहुत ज़्यादा थे, उसको थोड़े से कम किए गए हैं। और इस कम करने का कारण यही है ताकि इससे डरे बिना लोग भारत में निवेश कर सकें। आपूर्तिकर्ता की परिभाषा का स्पष्टीकरण किया गया है। सप्लायर में निर्माण, डिजाइन, उपकरण, संरचना निर्माण, कार्यात्मक विनिर्देश या डिजाइन सेवाएं प्रदान करने वाले भी शामिल किए गए हैं, जिससे क्या होगा भाई, बाहर से प्राइवेट प्लेयर्स आसानी से शामिल हो पाएंगे। दायित्व का मुद्दा क्या है? CLNDA के तहत आपूर्तिकर्ता को असीमित दायित्व का डर था कि उनके ऊपर में सारी जिम्मेदारी डाल दी जाएगी, जो निवेश में बाधा उत्पन्न करता था। अब इसको थोड़ा सा लचीला बनाया गया है। हालांकि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की मंजूरी आपको लेनी ही पड़ेगी और एक बार तो क्वालिटी वेरिफिकेशन किया ही जाएगा। SMR के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि SMR क्या होता है। तो छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर, बड़े नहीं, 300 मेगावाट तक के छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर, जिनको कंपनी में किसी फैक्ट्री में असेंबली लाइन पर बनाया जा सकता है और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जहाँ पर हमें स्थापित करना है वहाँ पर ले जाके हम उसे वहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया के कारण से एटॉमिक एनर्जी उत्पादन में जो परमाणु भट्ठी का काम था वो थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि उसको इंजीनियर करना आसान हो जाएगा। पृष्ठभूमि या चुनौती क्या है? CLNDA ने विदेशी निवेशकों को डराया था, जिसे अब इसमें रद्द कर दिया जाएगा, जिससे एक बहुत ही बड़ा मुद्दा यहाँ पर हल होने की बात की जा रही है। भविष्य की संभावनाएं क्या होंगी? निवेश हम प्राप्त करेंगे, ऊर्जा लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक हमने रखा है कि 2070 तक हमें कार्बन एमिशन को जीरो करना है, तो उसमें परमाणु एनर्जी हमारा सबसे बड़ा सहायक साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, रिलायबल बहुत ज़्यादा होता है। देखिए, सोलर हो, विंड हो या जो भी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, और उनमें थोड़ी सी रिलायबिलिटी कम है। सोलर एनर्जी हो चाहे विंड एनर्जी हो, क्योंकि उनके साथ जुड़ा हुआ है कि भाई सोलर एनर्जी देश के सभी भागों में समान रूप से नहीं मिलेंगे आपको, विंड एनर्जी देश के सभी भागों में समान रूप से आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन एटॉमिक संयंत्र छोटे स्तर के जो हैं वो कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है और उसके जरिए बहुत बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन भी किया जा सकता है। इसके कारण से इसको थोड़ा सा ज़्यादा रिलायबल और भविष्य के लिए सही माना जाता है। फ्रांस और अमेरिका जैसे जो देश हैं, फ्रांस तो काफ़ी छोटा है साइज़ के हिसाब से, उसने भी परमाणु एनर्जी में काफ़ी बड़े हद तक कामयाबी हासिल की है। बहुत बड़ी मात्रा वहाँ पर परमाणु एनर्जी से हासिल किया जाता है। अब इसके पक्ष और विपक्ष में कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे, क्योंकि सवाल आपसे यही पूछा जाएगा मेंस एग्जामिनेशन में। समर्थन में क्या तर्क दे सकते हैं हम लोग? तो पूंजी निवेश और क्षमता विस्तार होगा, मतलब कि इन्वेस्टमेंट आएगा और उसके साथ साथ पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। तकनीकी नवाचार और दक्षता हासिल कर सकेंगे हम लोग, मतलब नए नए इनोवेशन होंगे इस क्षेत्र में, और उससे क्या होगा भाई, नए प्रकार की चीज़ें बनने की संभावना है जो आसान, सस्ता और सही पहुंच सुनिश्चित करेगा। रोजगार सृजन
ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु का लक्ष्य भी हासिल करेंगे। वैश्विक एकीकरण, भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में प्रवेश आसान होगा, जो निर्यात के भी अवसर कहीं न कहीं खोलेगा। ये इसके प्रोज हैं। पक्ष में है, विपक्ष में भी अब देखते हैं क्या है। सुरक्षा और दुर्घटना का जोखिम बढ़ेगा, क्योंकि आपने CLNDA एक्ट के तहत बहुत ज़्यादा छूट प्रदान कर दी है। तो प्राइवेट कंपनियां लाभ कमाने के लिए, अपने खर्चे को कम करने के लिए हो सकता है कुछ लापरवाही बरतें, और इसका नुकसान, अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक नुकसान होता है, जो हमने चेरनोबिल में देखा है, जिसके कारण जो हमने 2011 फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना में हमने देखा है। तो जिसके कारण से एक चुनौती तो बना ही हुआ रहेगा। दायित्व और कानूनी अस्पष्टता है, अभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है इससे कहीं न कहीं। अगर सही तरीके से इसमें सरकार निगरानी नहीं रखेगी तो कुछ न कुछ खतरा बन सकता है। सामाजिक और पर्यावरणीय असमानता, बड़े कॉरपोरेट को फायदा मिलेगा, जबकि छोटे विक्रेता, स्थानीय समुदाय को इससे कहीं न कहीं नुकसान होगा। लागत और निर्भरता भी अभी भी ज़्यादा है हमारी, विदेशी तकनीक पर निर्भरता हमारी बढ़ेगी, जिससे हमारा स्वदेशीकरण जो है, आत्मनिर्भरता का जो हम लक्ष्य रखते हैं, उसमें कहीं न कहीं चुनौती उत्पन्न हो सकती है। आपसे एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा मैंने आपको बताया। इंटरव्यू में आपसे सीधा सीधा से पूछ सकती है। कैसे पूछा जाता है भाई कि शांति बिल क्या है? शांति एक्ट पूछा जाएगा, क्योंकि तब तक तो बिल एक्ट बन चुका होगा। शांति एक्ट क्या है? आप क्या इससे सहमति रखते हैं कि सरकार को इस कदम को जायज़ मानते हैं आप? इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो वहाँ पर बिना हिचकिचाहट के अपने पॉइंट्स रखने होते हैं, बिना डरे हुए कि भाई क्यों अच्छा है, ये क्यों बेहतर है, वो आप रखिए और उनको बताइए। फिर अगर आपसे पूछते हैं कि क्या कुछ कंसर्न भी है, तब फिर आप कंसर्न को जाहिर करें, वरना आप बताएं कि हाँ मैं बिल्कुल सहमत हूँ, सही है, ये क्यों सही है, उसके पक्ष में आप 4-5 पॉइंट को स्पष्ट कर सकते हैं। किताबी भाषा, रटे रटाए पॉइंट्स मत बोलिएगा, नहीं तो जो बैठे होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें पता होता है कि आप रट के आए हैं। तो कृपया इस भाषा में बोलें जो आम बोलचाल की भाषाएं होती हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस में इस चीज़ को सीखेंगे हम लोग। देखिए, आज का दूसरा टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार गवर्नमेंट ने एम रखा है कि अगले 5 साल में पर कैपिटा इनकम को डबल कर दिया जाए। लेकिन पर कैपिटा इनकम को डबल करने से क्या वाकई राज्य का विकास हो जाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। राज्य का क्या होता है? विकास नहीं होता है, डेवलपमेंट नहीं होता है, ग्रोथ होता है। ग्रोथ होता है, ग्रोथ बिल्कुल अलग फैक्टर है और डेवलपमेंट बिल्कुल ही अलग इशू है। ग्रोथ का तात्पर्य होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि कल आप 100 रुपये कमा रहे थे तो आज आप 150 रुपये कमा रहे हैं। लेकिन क्या आपका हेल्थ सही हुआ? क्या वाकई सभी के पास 150-150 रुपये की इनकम आई क्या? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं होता है ग्रोथ में। तो सरकार ने बोला है कि हम पर कैपिटा इनकम को डबल करेंगे। कैसे डबल करेंगे भाई? 2 तरीका होता है पर कैपिटा इनकम का, एक ही तरीका होता है, सॉरी। राज्य का इनकम आप बढ़ा दीजिए, राज्य का इनकम बढ़ा दीजिए। राज्य की आबादी से जब राज्य के इनकम को डिवाइड करते हैं, राज्य की आबादी से जब राज्य के इनकम को डिवाइड करते हैं, इससे क्या निकलता है भाई कि पर आदमी कितना कमा रहा है। लेकिन क्या पर आदमी वास्तविक रूप से उतना कमा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो कैसे बढ़ाया जा सकता है कि राज्य के इनकम को बढ़ाएं। कैसे बढ़ाते हैं राज्य के इनकम को? कैसे बढ़ाते हैं? राज्य में उत्पादन ज़्यादा हो, राज्य में प्रोडक्शन ज़्यादा हो, भाई काम ज़्यादा हो, रोजगार ज़्यादा क्रिएट हो, निवेश ज़्यादा क्रिएट हो, जिसके कारण से राज्य का इनकम बढ़ने की संभावना होती है। 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 और अब 7 निश्चय 3 की बात की गई है, जिसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। 2015 में 7 निश्चय 1 लाया गया था, उससे भी आपके प्रीलिम मेंस में सवाल बने थे। प्रीलिम में खास तौर से 7 निश्चय 2 लाया गया, जहां से आपके प्रीलिम में सवाल बने थे। 7 निश्चय 3 लाया जा रहा है, जहां से आपके प्रीलिम में सवाल बनेंगे ही बनेंगे। लिख करके रख लीजिएगा, और इंटरव्यू में भी यहां से सवाल पूछा जाएगा। 7 निश्चय जीविका, महिलाओं को जो भी पैसा दिया गया 10,000, वो महिला एम्पावरमेंट को लेकर के सरकारें काम कर रही हैं। वो SIR, ये कुछ हॉट इशूज़ हैं जो आपसे इंटरव्यू में टकराएंगे ही टकराएंगे। आप किसी भी पक्ष से जाते हों, किसी भी सब्जेक्ट का आपने अध्ययन किया हो, ये सब कुछ सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जरा इसको देखते हैं डिटेल में कि बिहार गवर्नमेंट, बिहार कैबिनेट ने क्या डिसाइड किया है। 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, पर कैपिटा इनकम की हम लोग बात कर रहे हैं। ये क्या है? ये ग्रोथ है, ये वृद्धि है,
ये विकास नहीं है। वृद्धि और विकास क्या होता है? वृद्धि जो होता है ये क्वांटिटी को दिखाता है, जबकि डेवलपमेंट जो है ये क्वालिटी को दिखाता है। जैसे आपके इनकम तो बढ़ गई लेकिन आपका हेल्थ खराब हो गया, आप सही वातावरण में नहीं रह रहे हैं, आप सही स्वच्छ पानी, स्वच्छ बिजली, स्वच्छ आवास का उपयोग नहीं कर रहे हैं और आपने आने वाले जनरेशन के लिए भी कुछ सेव नहीं किया है, तो आपकी इनकम जो है वो ग्रोथ में तो सही दिखेगी लेकिन आफ्टर ऑल लॉन्ग टर्म में जा कर के वो आपको कुछ भी नहीं रिटर्न में हासिल होगा। लेकिन कोई आदमी 150 रुपया ही कमा रहा है, उसमें उसका स्वास्थ्य भी बेहतर है, सही ढंग से खर्च कर रहा है, 2 रुपया भविष्य के लिए भी बचा रहा है, तो उसको हम मानेंगे क्या है? ये डेवलपमेंट है, विकास है। एजुकेशन भी मिल रहा है, हेल्थ भी मिल रहा है। तो बेसिक अंतर होता है किसमें? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। बिहार के मुख्यमंत्री की अगुवाई में कैबिनेट ने मंगलवार को 7 निश्चय 3 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में बिहार को सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना है। यह योजना राज्य की प्रगति को तेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। 2015 में पहली बार 7 निश्चय लॉन्च किया गया था, 2020 में दूसरी बार और तीसरी बार 2025 में लॉन्च करने की संभावना है, जो कि बजट 2026 में। अब बजट का मौसम शुरू होने वाला है, नवंबर दिसंबर से ही तैयारी शुरू हो जाती है बजट की, तो अभी से लेकर के फरवरी तक काम करेंगे तभी तो जाके फरवरी में आएगा ना बजट। तो बजट में आपको अच्छा खासा एलोकेशन दिखेगा, किसके लिए? तो 7 निश्चय 3 के लिए। मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार और आय वृद्धि, राज्य में रोजगार के अवसर दोगुने करने, प्रति व्यक्ति आय वर्तमान में लगभग 50,000 वार्षिक को दोगुना करने का लक्ष्य है। फोकस का क्षेत्र उद्योग की स्थापना, इंडस्ट्री, गुणवत्तापूर्वक एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है और हेल्थ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हेल्थ सर्विस है, उनका विकास किया जाएगा। ये 3 सेक्टर की बात की गई है, मतलब रोजगार, एजुकेशन एंड हेल्थ की बात की गई है। कीवर्ड्स का यूज़ करें बोलते समय, जब आप इंटरव्यू में बोलते हैं तो कीवर्ड्स का यूज़ करें। सरकार की भाषा में जो कीवर्ड्स दिए जाते हैं, पहला चीज़ उन्होंने बोला है इंडस्ट्री, दूसरा उन्होंने बोला है क्वालिटी एजुकेशन और तीसरा उन्होंने फोकस एरिया बताया हेल्थ का सेक्टर। ठीक है। 2023 के लाभार्थी कौन होंगे? 2023 के जाति आधारित जनगणना में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन परिवारों को रोजगार, उद्यमिता, अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 7 निश्चय 3 के अगर घटक की हम लोग बात करें तो वुमेन एम्पावरमेंट, महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत महिलाओं को 10,000 की सहायता, स्वरोजगार को बढ़ाना और आर्थिक स्वतंत्रता, उद्योग का विकास करना, सभी जिलों में औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना, निवेश आकर्षित करने के लिए, ये दूसरा कहा गया है। तीसरा जो कहा गया है कि हम एजुकेशन में रिफॉर्म करेंगे, उच्च शिक्षा विभाग का गठन, प्रतिष्ठित संस्थानों को उत्कृष्ट केंद्रों में बदलना, गुणवत्ता शिक्षा, कौशल विकास पर हम लोग डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे। मतलब क्वालिटी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट की बात यहाँ पर हो रही है। भारी भरकम शब्दावली का ही खेल होता है। स्वास्थ्य और कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, गरीब परिवारों को प्राथमिक सहायता दी जाएगी, जीवन स्तर जिससे सुधरेगा और गुड गवर्नेंस की बात की गई है। 3 समितियां गठित मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निगरानी के लिए गठित की जाएंगी, जो गुड गवर्नेंस यानी कि शासन हमारा बेहतर हो और डिलीवर करने वाला शासन हो। इसको जरा हम लोग डिटेल में देखने वाले इस न्यूज़ को, तो इसलिए बोर मत होइएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल बनने पूरी संभावना 100% ही है, बनेगा ही बनेगा। आप इंटरव्यू में जाएँ, प्रीलिम में जाएँ, 72 में पूछे, उसके बाद पूछेगा ही पूछेगा। अगले 5 साल में 7 निश्चय 3 से सवाल की गारंटी है। मेंस एग्जामिनेशन 71 में हो सकता है कि इससे सवाल पूछे ही पूछे, क्योंकि बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और इसको रिकॉग्निशन भी मिला है इस योजना को कि काफ़ी ज़्यादा इसने हेल्प किया है। 7 निश्चय 1 हो 2 हो, तो कंपेयर करके भी पूछा जा सकता है। मैं आपको कंपेयर करके पढ़ाऊँगा भी अभी। ओके, अब वादा छोड़ दीजिए, इन्होंने पार्टियों ने वादा किया है। हम लोग ज़रा देखते हैं कि भाई 1, 2 और 3 का किस प्रकार से हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। 1 को लॉन्च किया गया था 2015 से 2020 के लिए, बुनियादी ढांचे पर केंद्रित था। 2 को लॉन्च किया गया 20 से 25, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट पर यह केंद्रित था। जबकि तीसरा जो है यह इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना, एजुकेशन, हेल्थ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस पर फोकस किया जा रहा है। तीनों के बारे में बेसिक जानकारी पता चली। समानताएं पहले देखते हैं। सभी योजना में 7 संकल्प लिए गए हैं। विकास के बहुआयामी क्षेत्र हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वुमेन एम्पावरमेंट एंड यूथ डेवलपमेंट की बात की जा रही है। उद्देश्य क्या रखा गया है? राज्य को आत्मनिर्भर बनाना, जिससे हम अपने आप ही डेवलपमेंट कर सकें। प्रगतिशील रखा गया है।
पिछले के सफलताओं पर आधारित फेज़ 1 की बुनियादी सुविधाओं को फेज़ 2 में रख रखाव और फेज़ 3 में आर्थिक विस्तार से जोड़ा जाएगा। मतलब कि जो पहले 2015 से 2020 के दौरान हमने कार्य किया उसको विस्तार दिया हमने 2020 से 2025 के दौरान। अब उसको उपयोग करके हम आगे के विकास करेंगे 2025 से 2030 के दौरान। सभी ने बिहार के जीडीपी वृद्धि में योगदान दिया है, एचडीआई में भी कहीं ना कहीं योगदान दिया है सुधारने में। तीनों ही योजनाओं ने, दूसरे दोनों योजनाओं ने दिया है, तीसरी भी देंगी। अब जरा देखते हैं, इनको कंपेयर करते हैं कि क्या क्या इसमें कहा गया है। पहला जो था उसमें था कि बुनियादी ढांचे का विकास, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, बिजली, जल, कृषि, इन सब चीज़ों की बात की गई थी। दूसरे में कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता, कोविड के बाद पुनरुद्धार पर फोकस किया गया था। तीसरे में प्रति व्यक्ति आय, रोजगार दोगुनी करना, उद्योग, कृषि वृद्धि, बिहार को विकसित राज्य बनाने पर केंद्रित किया गया है। दूसरा जो उद्देश्य का था, मुख्य घटक की बात करें तो पहले में ये सब घटक थे: कृत्रिम बाढ़ से मुक्ति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचा जैसे सड़क, बिजली, जल, सिंचाई, ये सब। और उसके बाद था स्वच्छ बिहार, जैसे कि शौचालय वगैरह के बेसिक पहुंच को सुदृढ़ करना। दूसरे में रखा गया क्या, युवा शक्ति। अब यहाँ पर बेसिक से हम लोग थोड़ा सा ऊपर आए हैं। कौशल केंद्र का बिकाना, आईटीआई इत्यादि को डेवलप करना, सशक्त महिला जैसे लोन देना, कोटा इत्यादि को बढ़ाना, स्वस्थ बिहार, टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाओं को डेवलप करना, स्वच्छ बिहार, कचरा प्रबंधन को और एक लेवल अपग्रेड करना, पहुंच योग कनेक्टिविटी जैसे सड़क और इत्यादि, बिजली इत्यादि की पहुंच विकसित करना, ग्रामीण डेवलपमेंट की बात की गई थी और पूर्व की योजनाओं के रखरखाव की भी बात की गई थी। तीसरे में क्या किया जाएगा, दोगुना रोजगार और दोगुना आय यानी कि रोजगार केंद्रित होगा। समृद्ध उद्योग यानी कि इंडस्ट्री डेवलप किया जाएगा। क्लस्टर क्या होते हैं, क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा। क्लस्टर यानी कि हर जिले में एक ऐसा एरिया जहाँ पर ढेर सारे उद्योग धंधे जो हैं वो वहाँ पर लगाए जाएंगे, जो वहाँ पर काम करेंगे वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे नोएडा क्या था, नोएडा एक क्लस्टर था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक पार्क बनाया गया था, सॉफ्टवेयर पार्क, आपने नाम भी सुना होगा। जिस प्रकार से गुरुगांव है, जिस प्रकार से पुणे है, तो ये क्लस्टर बना सर्विस सेक्टर के उद्योगों के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, यह क्लस्टर के रूप में डेवलप हुआ। उसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और आधुनिक विस्तार तो है ही, जैसे एक्सप्रेसवे और नए प्रकार के सड़कों का निर्माण करना, पुलों का निर्माण करना, जिससे क्या हो, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर हम लोग बढ़ सकें। सम्मानजनक जीवन जैसे आवास और खेल वगैरह भी लोगों तक पहुंचाना। बजट का अगर बात करें तो बजट तीसरे का भी अनुमानित ही किया जा रहा है, पहले दो के बजट से अब आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। प्रमुख पहलें, तो तीसरे के पहलों की चर्चा अभी की जाएगी, अभी किया नहीं गया है, की जाएंगी। पहले दो की पहलों से अभी आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। कनेक्ट बाकी तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। देखिए अब नेक्स्ट चलते हैं, इसी में एक और चीज़ है जहाँ से आपसे सवाल पूछता है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान स्थिति क्या है और बढ़ाने के उपाय क्या किए जा सकते हैं। यहाँ से सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में जो योजना शुरू की गई है उसके तहत बिहार के लोगों में प्रति व्यक्ति आय अभी कितना है बिहार राज्य में, जिसमें आप इकोनॉमिक सर्वे का अगर आपको डेटा याद हो तो उसी को कोट करें, ठीक है। 2011 का डेटा अगर आपको याद हो, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल डेटा आप कोट करें। ये बेसिक चीज़ें होती हैं, इसको पढ़ करके जाना चाहिए। भारत सरकार का कोई डेटा हो, बिहार का डेटा हो, ज़्यादा डेटा नहीं याद करना है, लेकिन अगर आपको याद है तो लंबसम लगा करके आप बता सकते हैं कि लगभग इतना हज़ार के आसपास में है। बिहार भारत का सबसे कम विकसित राज्य है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। 2025 का अनुमान के अनुसार से बिहार के प्रति व्यक्ति आय 90,124 लगभग में इतना डिसाइड है, जो भारत का 2,35,000 के करीब में माना जाता है। ना तो भारत के सभी लोगों की इनकम 2,35,000 है, ना तो बिहार के सभी लोगों की इनकम 90,124 है। मतलब ये 2025 का आंकड़ा है। बिहार सरकार का आंकड़े एक बार देख लीजिएगा, अगर इससे अलग हो तो उसी को याद कर लीजिएगा, ठीक है। यह अंतर मुख्य रूप से कृषि निर्भर अर्थव्यवस्था, कम औद्योगिकरण, शिक्षा कौशल की कमी, इसके कारण से यह अंतर अभी भी विद्यमान है। तो इस अंतर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है क्यों बिहार का जीएसडीपी अभी भी कम है, क्यों बिहार का पर कैपिटा इनकम अभी भी कम है। आप उसके अनुसार से क्या क्या उपाय कर सकते हैं इसे बढ़ाने के लिए। आपसे उपाय पूछा जा सकता है कि बिहार का पर कैपिटा इनकम कितना है, किस प्रकार से उसे बढ़ाया जा सकता है। तो बेसिक 4-5 पॉइंट्स जो हैं कि किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, उसको आप प्रिपेयर करके जाइएगा एग्जामिनेशन में। देखिए क्या है,
कुछ उपाय यहाँ पर मैं बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे हम लोग। कृषि और एग्री बिजनेस को मजबूत करें। जो बिहार का इकॉनमी का बैकबोन है, जो है कौन सा सेक्टर? एग्रीकल्चर का सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर हमने सही से डेवलप किया तो उसके ज़रिए हम रोज़गार भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उत्पाद कच्चा माल हमारे पास एग्री प्रोडक्ट होगा जिसको फूड प्रोसेसिंग करके हम लोग उसको बेच सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर डेवलप कर सकते हैं। उद्योग और निवेश को आकर्षित कर सकते हैं। उद्योग धंधों के लिए ज़मीन मुहैया करवा करके, निवेश मुहैया करवा करके, सरकार के द्वारा कुछ सहूलियत दे करके, जैसे सिंगल विंडो सिस्टम दे करके या क्लस्टर डेवलपमेंट को बढ़ावा दे करके हम लोग राज्य में उद्योग धंधे और निवेश को आकर्षित कर सकते हैं। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट की बात कर सकते हो आप कि बिहार के पास बहुत बड़ी युवा आबादी है, लेकिन उस युवा आबादी को कैसे करेंगे भाई? तो उनके अंदर क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए और उनके अंदर स्किल होना चाहिए। इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं? एक सही मैन पावर क्रिएट कर सकते हैं, जिसका उपयोग हम अपने इंडस्ट्री में कर सकते हैं। तो ये आप बता सकते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, जैसे सड़क, एक्सप्रेसवे, शहरों का विकास। जैसे बिहार सरकार ने हाल ही में रखा है कि हर शहर के बाहर, कुछ बड़े शहर के बाहर एक अलग से प्लान्ड शहर बसाया जाएगा। अभी आपने देखा होगा, जिसमें कुछ नए शहर भी शामिल हैं और कुछ पुराने शहरों को भी सही किया जाएगा। महिला और युवा सशक्तिकरण, वुमेन एंड यूथ एम्पावरमेंट, भ्रष्टाचार नियंत्रण एंड गवर्नेंस, सही गवर्नेंस के माध्यम से बिहार में निवेश आकर्षित किया जा सकता है। तो ये वो तरीके थे जिसको आप जरूर याद रखिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि बहुत सारे टॉपिक थे। राष्ट्रपति भवन में एक परमवीर चक्र विजेताओं के लिए दीर्घा लगाया जाएगा, जिसमें उन सभी के चित्रों का प्रदर्शन किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में PVC यानी कि परमवीर चक्र विक्रेता जो हैं उनके लिए एक दर्शक दीर्घा बनाया जा रहा है, जिसमें उनकी फ़ोटो, उनके प्रतिमाएं लगाई जाएंगी और उसके देखने के लिए लोग भी जा सकेंगे। राष्ट्रपति भवन आप विजिट करने जा सकते हैं, कोई भी हो सामान्य इंसान। राष्ट्रपति भवन के वेबसाइट पर जाइएगा और वहाँ पर ऑप्शन रहता है कि आप किस दिन विजिट करना चाहते हैं। आप एडवांस में ही बुकिंग कर सकते हो, वहाँ पर जाइए और आराम से एंजॉय कीजिए। राष्ट्रपति भवन बहुत ही सुंदर है, देखने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है वो। राष्ट्रपति भवन में 21 परमवीर चक्र विजेता जो हैं उनके सम्मान में एक प्रदर्शनी की दीर्घा शुरू की जा रही है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान होता है, जो युद्ध के दौरान वीरता, साहस और आत्मत्याग के लिए दिया जाता है। द्रौपदी मुर्मू ने विजय दिवस के अवसर पर परमवीर चक्र गैलरी का उद्घाटन किया। विजय दिवस आपको पता ही होगा, जो पहले प्रदर्शित 96 ब्रिटिश सहायक सैनिक के चित्रों को प्रतिस्थापित करती है और उनकी जगह पर भारतीय सैनिकों के चित्रों को लगाया जाएगा। जो मुख्य उद्देश्य है वो है ये कि औपनिवेशीकरण के जो भी प्रमाण हैं उसको कैसे कम किया जाए। तो इसी के तहत ब्रिटिश सैनिकों की जगह पर भारतीय सैनिकों के भी कुछ चित्रों को वहाँ पर लगाया जाएगा। इसके अलावा भी कई सारे कदम उठाए गए हैं जिसके जरिए औपनिवेशीकरण को हमने कुछ हद तक कम किया है, मानसिक औपनिवेशीकरण को कम किया है। जैसे रॉस द्वीप था अंडमान में, जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया 2018 में। हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप नाम दिया गया था। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया गया है और उसके साथ में ही नौसेना के ध्वज में जो ब्रिटिश एक हुआ करता था उसको राष्ट्रीय ध्वज और नौसेना का नीला सोना ऑंगस्टन इससे रिप्लेस किया गया 2022 के गणतंत्र दिवस पर। और मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत उद्यान रखा गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के सी विजयापुरम किया जा रहा है। तो ये सब कुछ काम किए गए हैं हाल के दिनों में जो औपनिवेशीकरण को कहीं न कहीं कम करता है। मनरेगा का नाम हमने जी राम जी कर दिया। मनरेगा का नाम जी राम जी, पास होने दीजिए, उसके बाद इसको ही पढ़ेंगे। विकसित भारत जी राम जी, देखेंगे इसे बाद में देखेंगे, पास होने दीजिए इसको, उसके बाद डिटेल में इसको समझेंगे। प्रधानमंत्री जी जॉर्डन और बाकी देशों की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री ऑनर्ड विथ इथियोपिया हाईएस्ट अवार्ड, तो इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है। तो इसको भी देखेंगे। ये जो हैं ये जॉर्डन के प्रिंस हैं, जो पैगंबर मोहम्मद जो हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब उनके 23वें पीढ़ी के वंशज हैं। ये 23वें पीढ़ी, तो ये वहाँ के जॉर्डन के किंग और प्रिंस हैं, वही परिवार है, ऐसा ये लोग मानते हैं। सही मानते होंगे या गलत पता नहीं, लेकिन पूरी दुनिया तो यही रिकॉग्नाइज करती है कि उन्हीं के वंशज हैं ये। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। इथियोपिया से सम्मान, पीएम मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया प्रदान किया गया है। इथियोपिया के पीएम आबी अहमद अली द्वारा सम्मानित किया जाएगा। भारत इथियोपिया रणनीतिक साझेदारी इससे कहीं न कहीं मजबूत होती है। इथियोपिया के बारे में बेसिक जानकारी अगर हम लोग लें तो सबसे पहले मैप को देखिए।
ये इथियोपिया है, ये इरिट्रिया है, ये जिबूती है, ये सोमालिया है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसको कलेक्टिव रूप से कहा जाता है। ये सभी जो हैं ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। पहले इरिट्रिया इथियोपिया का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में वह एक स्वतंत्र सॉवरेन देश है। इथियोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का देश है। समुद्र के इतने समीप होते हुए भी यह एक लैंड लॉक्ड देश है। तो और यहीं की यात्रा की है। अदीस अबाबा इसका कैपिटल है, अदीस अबाबा, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित भूमि से घिरा हुआ एक देश है जो आधिकारिक तौर पर इथियोपिया के संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में इसका नाम है। पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय अक्षांश के भीतर स्थित है। समान उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आयामों के साथ अपेक्षाकृत कॉम्पैक्ट देश है। ये अदीस अबाबा इसका कैपिटल है। इथियोपिया दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है। इसकी क्षेत्रीय सीमा, इसके अस्तित्व सहस्राब्दियों से काफ़ी ज़्यादा अलग अलग समय पर अलग अलग रहे हैं। जैसे इरिट्रिया जो है इसका हिस्सा हुआ करता था, बाद में अलग हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का 10वां सबसे बड़ा देश है, ये भी याद रखिएगा। 10th है ये। सबसे बड़ा देश कौन सा अफ्रीका में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से? अल्जीरिया है क्या? देख करके मुझे बताइएगा कि कौन सा देश है। नाइजीरिया है क्या? कौन सा देश है, ज़रा मुझे बताइएगा। इथियोपिया सूडान के दक्षिण पूर्व में, इरिट्रिया के दक्षिण में, जिबूती सोमालिया के पश्चिम में, केनिया के उत्तर में, दक्षिण सूडान के पूर्व में स्थित है। अब जरा इसके बाउंड्री को हम लोग करेंगे। बाउंड्री कौन कौन से देश है भाई? इरिट्रिया नॉर्थ में हो गया, सूडान हो गया नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम के इलाकों में हो गया। पूरब में अगर हम लोग बात करें तो सोमालिया है, उत्तर में जिबूती भी है यहाँ पर, दक्षिण में केनिया से इसकी सीमाएं लगती है। इसकी सीमा को भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है यह सवाल आपसे, तो इसको भी याद रखिएगा। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। 71, 72 के अगर आपको आंसर राइटिंग में जुड़ना हो तो मैसेज कीजिएगा। और बाकी एक वीडियो अपलोड करूँगा इसके बाद ही मैं, जिसमें बताता हूँ कि 71 और 72 के लिए क्या सीख है 70 के रिजल्ट में। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे जिनके हैंड राइटिंग देखेंगे तो आपको लगेगा आश्चर्य हुआ, इतना सुंदर कैसे लिख सकता है। मेंस में उनका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कुछ गलतियां की उन्होंने, बार बार एक ही गलतियां कर रहे हैं। बताऊंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।